हेलो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, ये मैं आपको आज इसके बेसिक करवा रही हूँ। बेसिक्स हैं, ठीक है, जिससे आपके एमसीक्यू सॉल्व होंगे। अगर आपको नहीं टॉपिक आता, अब अपनी कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। ओके, अब ये है कि अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, कॉपी पे नोट डाउन करते हो, अगर आप इतना भी पढ़ के जाओगे तो मेरा इतना मानना है कि आपके एमसीक्यू जो है आसानी से क्लियर होंगे। पहले आप अपने बेसिक क्लियर करो। मेरा नाम मधु भल्ला है, मैं आपकी मैथ टीचर हूँ, ठीक है, और मेरा एक छोटा सा योगदान है कि मैं आपको जो है ये सिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप जो के नंबर जो है अच्छे आए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि चैप्टर का जैसे नाम है लाइंस। अब देखो, जो लाइंस है, लाइंस होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन की। अब जब मैंने लाइन की बात करी तो लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो अगर मैं इसमें बोलूं तो साथ में ये भी बोल सकते हैं कि विच हैज ओनली लेंथ, विच हैज ओनली लेंथ। इसकी जो है लेंथ होती है और इसकी जो है नीदर ब्रेड्थ और नॉर थिकनेस। यहाँ पे लिख सकते हैं नीदर ब्रेड्थ नॉर थिकनेस, मतलब मोटाई नहीं होती। जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट लिए, ये पॉइंट ले लिए, मैं इसको बोलूँ कि इस पॉइंट्स को मीट करो, तो जब आपने इस पॉइंट्स को मीट किया तो आपको क्या मिला? लाइन। तो कहने का मतलब है कि जो लाइन तब बनती है जब पॉइंट्स का कलेक्शन होता है और इसमें जो है लाइन में सिर्फ लेंथ होती है, ना तो उसमें ब्रेड्थ होती है ना ही उसमें थिकनेस होती है। अब देखो, आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे पूछे जा सकते हैं? आपको वो पूछा जा सकता है कि लाइन क्या है, तो आप लिखोगे कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैज ओनली लेंथ। उसमें सिर्फ लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है ना ही थिकनेस होती है, ठीक है। ये आपके दो एमसीक्यू बन गए अगर आप इसको ध्यान से करते हो। अब देखो, सेकंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जो है टू एंड पॉइंट के बीच में होती है। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स कैसे? अब देखो, ये मैंने आपको बोला कि बच्चों आप ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। ओके, तो आप क्या करते हो? स्केल निकालते हो और आप ऐसे मेजर करके मेरे को बता देते हो कि ये जो है यहाँ पे ऐसे आएगा, ये देखो ऐसे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट जो है एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मतलब लाइन सेगमेंट का कहने का मतलब ये है कि ये दो पॉइंट के बीच में जो बनती है उसको बोलते हैं एंड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आपने ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर, मतलब इसके टू एंड पॉइंट्स है, ठीक है। लाइन जो है, लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है और इसमें सिर्फ लेंथ होती है, ना तो इसमें ब्रेड्थ होती है ना ही इसमें थिकनेस होती है। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं कि रे क्या होती है। थर्ड पॉइंट है रे। रे में वन फिक्स पॉइंट होता है, वन फिक्स, वन एंड पॉइंट जिसको कहते हो आप, वन एंड पॉइंट होगा। वो कैसे होगा? देखो, ये हमने कोई फिक्स पॉइंट लिया ये, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे एरो लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड रे। दिस इज कॉल्ड रे, इसको रे बोला जाता है। इज दिस क्लियर? हमने 3 पॉइंट अभी पढ़े हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है कि व्हाट इज ए लाइन। लाइन कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, इसमें सिर्फ लेंथ होती है, ना तो ब्रेड्थ होती है ना थिकनेस होती है। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि लाइन सेगमेंट हैज कि कितने पॉइंट्स, तो आप लिखोगे 2 पॉइंट, और रे में कितने पॉइंट है? ओनली वन एंड पॉइंट। ओके, होप सो आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं एंगल। जो एंगल्स होते हैं
एंगल्स होते क्या हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये इसका कोई पॉइंट है, ये लाइन यहां से गई, ठीक है, ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। इसके बीच में ये वाला जो है ये एंगल है, ये वाला क्या है, एंगल है। ये इसके वर्टेक्स पॉइंट है, ये वर्टेक्स पॉइंट है। इसको ए का नाम दिया, इसको बी का, और ये सी। अगर आपको इस डायग्राम में पूछा जाए किस डायग्राम में कितनी रेज हैं, तो आप लिखोगे ए बी रे है एंड ए सी, दो रे हैं, ठीक है। और वर्टेक्स कौन सा है यहाँ पे, वर्टेक्स जो है ए, वर्टेक्स ए। और एंगल जो है, एंगल को ऐसे लिखा जाता है, एंगल कौन सा है, ए। यहाँ पे लिख लो एंगल, इसको ऐसे लिखा जाता है एंगल को। क्लियर। अब देखो एंड पॉइंट क्या है, ये वाला एंड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि जो रेज जो है, जब दो रे आपस में मिलके एक एंगल फॉर्म कर देती हैं, तो ये जो है यहाँ पे क्या बनता है, ये आर्म्स बनती हैं। ये बनेगी आर्म, वन आर्म, और ये इसकी क्या है, दो आर्म। तो ये जो है एंगल फॉर्म करती हैं। क्लियर। अब देखो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ एंगल, पहले हम एंगल की बात करेंगे, फिर हम दूसरा पॉइंट उठाएंगे। अब देखो सबसे पहले एंगल, अगर मैं बात करूं कि अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल होते हैं जो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, कोई भी आप इसके बीच का एंगल ले सकते हो, 0 और 90 के बीच का। तो यहाँ पे 85, मतलब 90 नहीं होना चाहिए, तो ये बनते हैं अक्यूट एंगल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। जैसे मान लो मैं इसका जो डायग्राम ऐसे बना रही हूँ, ये देखो, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है ये अक्यूट एंगल है। ये 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो सेकंड एंगल की बात करें तो जिसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल वो होता है जिसमें आप कोई लाइन जैसे ड्रॉ करी, ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन दो लाइंस के बीच में जहां यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेगा, ऐसे लिखा आएगा, दिस इज 90, दिस इज कॉल्ड 90 का एंगल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल। मतलब जो एक इसका एंगल होगा, एन एंगल विच मेजर इज 90, तो हम उसको बोलते हैं राइट एंगल। इज दिस क्लियर। अब देखो थर्ड एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, ये एंगल वो होते हैं जो 90 से तो बड़े होते हैं, 90, और 180 से छोटे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 95, 110, 120, ठीक है, 150, ठीक है। और इसके पीछे वाले एंगल 175। इसका डायग्राम ऐसा होता है, जैसे ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कहने का मतलब है आपको पूछा जाएगा जो रेंज कि 90 से लेके 180 के बीच के एंगल जितने भी होंगे, वो जो है सारे क्या है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। मतलब 90 से बड़े होने चाहिए, 180 से छोटे होने चाहिए। आगे है स्टेट स्टेट एंगल। स्टेट एंगल देखो कैसे बनता है। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ये ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये लाइन है, तो ये वाला एंगल 180 होगा।
दिस इज कॉल्ड 180। ओके, जैसे मान लो बना कैसे वो देखो। अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ये एक ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये टोटल एंगल कितना बन गया 180। ठीक है, जैसे ही हम आगे जाएंगे ये वाला 90 और जुड़ जाएगा 180 में, तो ये बन गया 270। 270 में 90 फिर जुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 360 बन जाता है। दैट मीन दिस इज ए कंप्लीट एंगल। ओके, दिस कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो मतलब ये जो 90 बना है, अगर मैं बीच में इसके लाइन ड्रॉ कर दूं, ये देखो, तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये एंगल इस तरह बना हुआ है, स्ट्रेट एंगल। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। एंगल कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से जो है 180 से लेके 360 के बीच में, यहाँ से 180 से आगे वाला, तो 180 बिटवीन, ऐसे इसके बीच में जो भी एंगल आएंगे वो सारे जो है रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अब इसको निकालते कैसे हैं वो देखो। अगर मैंने ये बनाया, ये देखो, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होता है ये। ठीक है, ये मान लो कोई एक्स एंगल है, तो कंप्लीट एंगल तो ये बन गया यहाँ पे। ये कंप्लीट टोटल जो है 360 होता है, लेकिन ये जहां पे मैंने ये वाला बनाया है वाइट से, ये वाला, ये जो है एंगल, मान लो ये आपको, अगर ये एंगल 30 दिया हो, ठीक है, मान लो ये एंगल लेट x इक्वल टू 30, अगर ये 30 दिया है तो आपको रिफ्लेक्स ऑफ ये वाला एंगल निकालना है। तो आप क्या करोगे, 360 में से 30 माइनस कर दो, दिस इज 300। तो मतलब ये वाला बाहर वाला एंगल कितना हो गया 300। आप खुद देख लो, अगर मैं 30 को 300 यहाँ पे, सॉरी 330 भी, 330, 330 आएगा, 330 में 30 प्लस करती हूँ तो आपको कंप्लीट एंगल कितने का मिलता है 360 का। तो हम इसको इस तरह लगाते हैं। आगे है 6 कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो है, कंप्लीट एंगल जो है 360 का होता है। जैसे ये लाइन है कोई ए और बी, ये इसका फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ये कंप्लीट एंगल, तो ये टोटल किसका है 360 का। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब देखो इसमें एक और चीज बताती हूँ, कि जैसे हम अभी एंगल की बात करी, तो अब पहले मैं कुछ ट्रायंगल्स की बात करती हूँ। ये देखो, अगर यहाँ पे है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल। मान लो ट्रायंगल का क्या मतलब है, थ्री साइड्स, थ्री साइड्स से जो है ट्रायंगल बनता है। जैसे मैंने ये बनाया, ए बी और सी, ये इसका वर्टेक्स पॉइंट है, दिस इज वर्टेक्स पॉइंट, और ये इसके तीन एंगल है। ओके, अब ये जो तीन एंगल हैं किसी भी ट्रायंगल के, अगर तीन एंगल हैं जहां पे ट्रायंगल वर्ड आ जाता है तो वो हमेशा 180 के इक्वल होते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। आपसे पूछा जा सकता है कि एंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो यू कैन से दैट 180। जैसे इसका मैंने एग्जांपल देके बता रही हूँ। मान लो मेरे को ये एंगल 30 दिया है, ये 40 दिया है, आपको बोला है एक्स निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि दिस इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है कि तीनों एंगल का अगर हम सम कर दें तो वो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो अब तो आपको दो एंगल पता है, तीसरा निकालना है, बहुत इजी है। पहले आप लिखो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। इसके सामने रीजन दोगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी आ गया। अब यहाँ पे 30 दिया है ए, बी 40 है, और यहाँ पे आपको एक्स निकालना है, दिस इज 180, दैट इज ए 70
प्लस एक्स इक्वल टू 180। यहां से एक्स निकाल लो, एक्स निकाल लो तो ये आ गया 180 माइनस 70, तो एक्स इक्वल टू 110। तो दिस इज आंसर। ओके, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया। अब एक होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अब इसको हम कैसे लगाएंगे वो देखो। इसमें क्या होता है कि कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ए बी सी, और ये वाला obtuse एंगल बना, ठीक है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। ये दो एंगल के सम के इक्वल लिखेंगे कैसे, ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ये इसका आंसर है। अगर आपको पूछा जाए कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब जो ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है, ये वाला एंगल, ये जो है सम ऑफ जो है इंटरनल एंगल ए और बी के सम के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को ये 110 दिया होता और ये वाला एंगल 60 है, तो हमें ये वाला निकालना है। तो मैं क्या करती, यहाँ पे लिखती ए सी डी, पहले फॉर्मूला लिखती, फिर उसमें जो जो आपको गिवन कंडीशंस हैं वो लिख देती। ए सी डी कितना दिया है, 110 दिया है, ए कितना दिया है, एक्स दिया है, ये 60 दिया है, तो आपको एक्स निकालना है। 110 में से 60 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया, 50। मतलब आपके पास आंसर आएगा 50। ठीक है, ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल दे रही हूं इसी का। मान लो मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ए बी सी और डी, क्वेश्चन इसी अराउंड घूमते हैं हमेशा, कोई बाहर से नहीं आता। अभी यहाँ पे देखो, अगर मेरे को ये निकालना है और मेरे को यहाँ पे 60 और 55 दिया हो, तो मैं कैसे निकालूंगी, क्योंकि बाहर सबसे पहले ट्रायंगल को जज करो। ट्रायंगल क्या कह रही है, ट्रायंगल आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, ए सी डी पहले लिखा फॉर्मूला, तो ये अब मेरे को x निकालना है, तो यहाँ पे 60 प्लस 55, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आया यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे 5 और यहाँ पे 11। तो ये आपके पास जो है आंसर आ गया। इज दिस क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आपको जो है पता होना चाहिए, आपको ट्रायंगल को रीड करना आना चाहिए कि ट्रायंगल एक्चुअल में क्या कह रहा है। अब देखो ट्रायंगल की बात चली है, तो ये तो सिंपल ट्रायंगल थी जिसका सम जो है 180 होता है। अब कई ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको खुद जज करना होता है कि ये ट्रायंगल कौन सी है। अब देखो यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले आती है क्लीन, क्लीन ट्रायंगल। इसका क्या मतलब है, क्लीन ट्रायंगल, क्लीन ट्रायंगल हमें ये बोलती है कि ऑल थ्री साइड्स आर, ऑल थ्री साइड्स आर इन इन इक्वल, अनइक्वल। अब देखो ऑल थ्री, क्योंकि बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल तो ये ओवरऑल तो यही बनना है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट उन्होंने बोला तीनों साइड जो है अनइक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, ये और ये, मान लो मैंने इसको लिखा 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो यू विल नोटिस दैट कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, लेंथ में डिफरेंट है, अनइक्वल इन लेंथ। लेंथ मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं, ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 3 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 5 सेंटीमीटर है, तो तीनों की लेंथ डिफरेंट है। तो जब तीनों की लेंथ डिफरेंट हो तो इस टाइप की ट्रायंगल्स को बोलते हैं क्लीन ट्रायंगल। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल विच हैज
ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ, तो आप जो है ये लिखोगे क्लीन ट्रायंगल। अब देखो सेकंड बात करते हैं, सेकंड ट्रायंगल। अगर आपको ये दिया है कि ये ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, आपको ये ट्रायंगल दिखाया कि ये ट्रायंगल है, इसकी ये दो साइड जो है इक्वल है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी? तो आप लिखोगे इस तरह, जिस यहाँ पे दो साइड्स, ये भी साइड और ये भी, ये दो साइड्स हैं जो आपस में इक्वल है, इनको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है ये जो हमने अभी निकाला, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल में लिखेंगे कि अगर जो है दो साइड, इफ टू साइड्स, इफ टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ, अगर वो इक्वल है लेंथ में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बच्चों को कईयों को तो पता ही नहीं होता कि आइसोसेलेस है क्या। आइसो का मतलब होता है टू, आइसो मीन टू। अब देखो थर्ड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर मैंने ऐसे लिखा आ जाए, देखो ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ऐसे लिखा आ जाए, जहां इसको ऐसे लिखा हो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ए बी सी। अगर ऐसे लिखा है कि 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर ये ऐसे एरो लगा दिया, एरो का मतलब है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, और इधर भी तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो कहने का मतलब है कि ऑल द साइड ऑफ, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे है ऑल द साइड्स इन इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, so that type of triangle is called equilateral triangle, that type of triangle is called equilateral triangle। इक्वी मतलब इक्वल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल द साइड्स इन इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सॉरी भाई, आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो फोर्थ ट्रायंगल है, अगर आपको ऐसे कोई ट्रायंगल दिखा हो, ऐसे है कोई ट्रायंगल, ये, ठीक है, ये दिया है, तो आपको बोला है कि ये 90 है, तो आपको बोला जाएगा कि ये ट्रायंगल का नाम बताओ, तो हम इस टाइप की ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका जो है एक एंगल 90 का होगा, बाकी दो अक्यूट एंगल होंगे। ये वाले एंगल अक्यूट होते हैं, अक्यूट मतलब लेस देन 90, अक्यूट, और ये इसका एक एंगल 90 के इक्वल आएगा। ओके, अगर आपको बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल का मतलब है कि अगर ऐसे लिखा है, ये कोई ट्रायंगल है, ये देखो, ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, और ये वाले दो एंगल स्मॉल एंगल हैं, इनको बोला जाता है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ये इसकी पहचान होती है कि इसका एक एंगल बड़ा होगा, मान लो ये 110 हो, और ये जो है 30 और 30, ये जो है 30, हाँ यहाँ पे 40, ठीक है, तो सम इसका कितना निकलेगा? इसके बराबर ही निकलेगा, यहाँ पे 110, बाकी ये दो एंगल जो है अक्यूट एंगल, तो ट्रायंगल का सम 180 के इक्वल ही होता है। इज दिस क्लियर? एक तो ये आ गया। अब बात करते हैं, अगर आपको ये दिया है कि दो लाइंस, यहाँ पे ये अगर दो लाइंस
एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। इसको नाम ए बी दे दो, इसको सी डी दे दो। ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, इसका ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये एंगल 1 नाम देती हूँ तो ये 2, तो ये इन तरह के एंगल को बोलते हैं, आमने सामने वाले एंगल को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये 30 एंगल दिया है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 40 दिया है तो ये भी 40 दे होगा। तो बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं। इस टाइप का जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये 4 एंगल फॉर्म करती हैं। यू विल नोटिस दैट कि 1 2 3 और 4, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो है इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पे 4 एंगल फॉर्म करती हैं। तो इसमें से AOC इक्वल टू BOD, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इनको ऐसे भी लिखा जाता है। और इसी तरह BOC इक्वल टू AOD, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इसका एप्लीकेशन कैसे है वो देखो। अगर मान लो मेरे पास ये होता कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको ये वाला एंगल 30 दे दिया और ये जो है 40 दे दिया। तो आपको बोला कि ये वाला एंगल x निकालो और y निकालो। तो इसके सामने वाला एंगल आपस में x इक्वल टू, अगर ये 40 है तो x भी 40 होगा। रीजन क्या दोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इसी तरह अगर यहाँ पे दिया है 30, y निकालना है तो y इक्वल टू 30, ये भी रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके। अब इस ये बात बारी है यहाँ पे कि जो है एडजसेंट साइड्स क्या होती हैं। ओके, एडजसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे ये लाइन बनाई, ठीक है, ए और बी, ये लाइन बनाई, ये इसका फिक्स पॉइंट है। ये दो रे ने ये एक एंगल फॉर्म कर दिया। अगर इसके बीच में से कोई ऐसे लाइन जा रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो हिस्सों, मतलब ये पूरा एंगल पहले क्या था, ये कंप्लीट एंगल था ये वाला, फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल आएगा। अब इसमें कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों की कॉमन आर्म होनी चाहिए। देखें, देखते हैं कॉमन आर्म। इसमें देखो कॉमन आर्म कौन सी है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी कॉमन आर्म ये वाली है। ओके, ये देखो, ये ये कॉमन आर्म है, तो मतलब कॉमन आर्म कौन सी है, AD। इज दिस क्लियर। अब अगर मैं इसको देखूं कि ये वाली जो ऑपोजिट आर्म आपस में मिलके यहाँ पे इनका इनिशिएटिव पॉइंट, दोनों का इनिशिएटिव पॉइंट मतलब सेम वर्टेक्स है, इनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। और जब दो ऑपोजिट आर्म जो है, मतलब कह सकते हो कि अनकॉमन आर्म ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब ये जो है अनकॉमन है, अनकॉमन, और ये भी अनकॉमन है, ठीक है, और ये कॉमन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अनकॉमन आर्म ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड किसके, कॉमन आर्म के, कॉमन आर्म बीच में से जाएगी, तो इसका मतलब है कि एडजस्टेंट एंगल कौन से होंगे, AOC एंड यहाँ पे AOC नहीं आएगा, मैंने लिखा कि यहाँ पे जो है CAD, ये वाला, और दूसरा कौन सा बनेगा, BAD, आर एडजस्टेंट एंगल, आर एडजस्टेंट एंगल। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा कि इसका मतलब क्या है कि एडजस्टेंट एंगल कैसे बना।
इसमें कंडीशंस है कि उनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, ये इसका वर्टेक्स है तो दोनों का यहाँ से दो लाइनें यहाँ से इनिशिएटिव वो ले रही हैं, और ये वाला एंगल जो है और ये दोनों एंगल कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल। उसके बाद बात करते हैं और एक और चीज करना कि यहाँ पे लिखो, अब आगे देखो, लीनियर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मान लो मेरे पास ये कोई लाइन है, ऐसे ये कोई लाइन है, तो ऐसे दिया है, ये लाइन बीच में से जा रही है यहाँ पे, ये तो कहने का मतलब है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। अब देखो ये रेज आ रही है, इनका वर्टेक्स पॉइंट ये है, ध्यान से समझना, अभी जो एडजेसेंट एंगल पढ़ के आए हैं, ये इसका ओ पॉइंट है, ये इनका कॉम वर्टेक्स है, और ये इन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये वाला एंगल है, मान लो इसको मैं ए का नाम देती हूँ, ये बी, तो व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, तो देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लिखो, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, तो then they are called linear पेयर ऑफ एंगल। इनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोला जाता है। अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगी, आपको बोला है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ये ए और बी एडजेसेंट एंगल है, ए प्लस बी इक्वल टू 180। अब देखो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अगर मान लो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये वाली लाइन ए बी है, ये बीच में पॉइंट जा रहा है, यहाँ पे 2x है और ये 3x, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 180। यहाँ पे लीनियर पेयर लिखेंगे, लीनियर पेयर से हुआ, तो यहाँ पे 5x इक्वल टू 180। x जो है 180 को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 5 3 दा 15, तो यहाँ पे 36, ये इसका आंसर आएगा। इज दिस क्लियर? अब आपको देखो किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो। एक तो अभी हमने पढ़ा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज बता रही हूँ आपको कि कैसे करते हैं। ये देखो, जो ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू बनती हैं, कि दो ट्रांसवर जो मान लो कहते हैं कि जो ट्रांसवर्सल आपने नाम सुना होगा, ट्रांसवर्सल लाइंस। मान लो मेरे पास ये कोई लाइन है, ये और ये लाइन है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको बी, ये सी और ये डी। ये लाइन इसको कट कर रही है। हमारे पास कंडीशन गिवन है कि ए बी जो है पैरेलल टू किसके है, सी डी के। तो अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इसको नंबर अगर 1 और 2 मार्क कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इज दिस क्लियर? ये 1 और 2 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब होंगे अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। आपको ऊपर कंडीशन पढ़नी होगी क्वेश्चन में कि ये मेंशन है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपस में इक्वल होंगे। इज दिस क्लियर? ये तो आपका हो गया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। अब देखो, अगर आपको यही क्वेश्चन दे दिया जाए, ये
आपको अब पैरेलल नहीं गिवन है, मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं। आपको बताना होगा ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे ए बी सी और डी। अब आपको बोल दिया कि ये एंगल 1 और 2 जो है आपस में इक्वल है। ठीक है, क्या दिया, इफ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो दैट मीन कि अगर ये दोनों एंगल, क्योंकि ये है तो ऑल्टरनेट, हम लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, मतलब जहां दे फॉर्म, बट दे फॉर्म alternate angle, तो वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ये दोनों आपस में उल्टे हैं, मतलब उसमें आपको दिया था कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम कहेंगे कि 1 एंगल इक्वल टू 2 होता है। तो ये कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ सेकंड केस में ये दे दिया कि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो दैट मीन दिस लाइन इक्वल टू दिस। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। अगर आपको ये दिया है, नंबर कौन सा था, सेकंड थर्ड, अगर आपको ये दे दे, ये 3 लाइंस दी ए बी, सी डी और एक लाइन और दे दी ई एफ। ठीक है जी, ये आपको 3 लाइंस दे रखी हैं, आपको बोला जाता है कि ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, ये कंडीशन है। एंड सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये जो सी डी है ये इसके भी पैरेलल है। तो यू विल नोटिस दैट, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मैं अगर इसको लिखती हूँ, ये देखना, सी डी यहाँ पे पैरेलल आएगा, ये पैरेलल आ गया ई एफ। अगर आप देखो तो ये वाला जो है कॉमन पार्ट है, तो इससे हमें ये मिल गया कि ए बी जो है वो भी ई एफ के पैरेलल भी होगी। ये कॉमन पार्ट छोड़ दो, बाकी सारा लिख दो। तो इसको बोलते हैं कि ये जो है क्या आएगा यहाँ पे, कि ये जो है पैरेलल है। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि इसमें बड़ी और चीजें हैं जो हम इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने काफी हद तक आपको बता दिया। अब मैं एक और याद आया मेरे को, मैं आपको बताती हूँ कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि जब दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल इज 90, तो ये बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि 30 और 60 चेक करो, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो आप क्या करोगे, इनको प्लस कर दो, ये आ गया 90। अगर आपको बोला जाता है चेक करो ये 30 और 45 है, तो यहाँ पे तो आप लिखोगे यस। यस क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 के होते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है, यहाँ पे ए आएगा भी, यहाँ पे 30 और 45, तो आप क्या लिखोगे, 30 को 40 में प्लस कर दो 45 में, तो ये बना 75। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, तो ये 90 के इक्वल आना चाहिए। इसी तरह अगर आपको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो ये 90 में से एक्स होता है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 लिखना है, तो आप क्या करोगे, 90 में से 30 माइनस कर दो, आपके पास कितना आया, 60। अगर आपको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80, तो दैट मीन 90 में से 80 माइनस कर दो, आपके पास आ गया 10। अगर आपको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70, तो आप 90 में से 70 माइनस कर दो, दिस इज 20। इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए,
आपको एक क्वेश्चन तो ये आएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका सम कितना होता है, 90 के इक्वल होता है। आपको बोला जाता है चेक करो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। तो जब भी आपको दो एंगल गिवन हो, आपको चेक करना है, तो आप क्या करोगे, 30 प्लस 60 दोनों एंगल को प्लस करके देख लो। अगर तो उसका सम 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है ये और जिसका सम 90 के इक्वल नहीं आ रहा, दिस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको बोला जाता है कि राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री, तो 90 माइनस एक्स। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30, 30 का कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो 90 माइनस 30 दैट मीन 60। अगर आपको 80 का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो आप लिखोगे 90 माइनस 80, दिस इज 10। ओके, होप सो इसका क्लियर। अब एक और है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि इनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। टू एंगल whose sum is 180, is 180। कैसे? अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि चेक करो, चेक कि दिस इज सप्लीमेंट्री और नॉट, तो अगर मान लो मैंने दिया 120 और 30, आप क्या करोगे चेक करने के लिए, 120 और 30, क्योंकि ये दो एंगल हैं, वन एंगल और टू एंगल, तो इनको प्लस करो 150, तो दिस इज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं लिखती 110 और 70, तो आप इनको प्लस करो, तो इनको प्लस करके आपको मिल रहा है 180, तो आप लिखोगे यस इट इज सप्लीमेंट्री। अगर आपको दिया है 120 और 60, तो आप इनको प्लस कर दो, तो ये आपके पास 180 आएगा, तो दैट मीन दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं सप्लीमेंट ऑफ। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट ऑफ एक्स। अगर मेरे को सप्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री लिखना है तो मैं लिखूंगी 180 माइनस एक्स। अगर मेरे को सप्लीमेंट भी 180 से ही बना है, सप्लीमेंट्री एंगल से। अगर ए लिखा है तो आप लिखोगे 180 माइनस ए। अगर आपको बोला है सप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, तो दैट मीन 180 माइनस 20, दिस इज 160। अगर आपको बोला है सप्लीमेंट ऑफ 50, तो आप 180 में से 50 माइनस कर दो, दिस इज 130। ओके जी, होप सो कि आपको ये बेसिक क्लियर होंगे। आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। आफ्टर दैट इससे जो है काफी हद तक आपको जो है एमसीक्यू में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो इसका मैं लेके आऊंगी जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि आप उनकी स्टडी में योगदान दे सको। जैसे मैंने आपकी स्टडी में योगदान दिया है, आप आगे योगदान दो, तो ये योगदान जो है फ्रूटफुल रहता है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक जो है आप इसको सॉल्व करो। थैंक यू।